हेलो टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम जानेंगे कि युग्मक जनन किसे कहते हैं या गैमेटोजेनेसिस हम किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो युग्मक जनन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, युग्मकों का जनन यानी युग्मकों की बनने की प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कि युग्मक यानी गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्य में दो प्रकार से होते हैं। यानी नर में तो होंगे क्या, नर प्लस मादा में अलग अलग प्रकार के दो युग्मक बनते हैं। नर में जो युग्मक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। ठीक है। और जो मादा में बनते हैं उन्हें कहते हैं अंड यानी एग प्लस स्पर्म। ये क्या हमारे, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, आपकी युग्मक जनन कहलाती है। तो जानते हैं हम, देखो क्या है, नर तथा मादा युग्मकों के बनने की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। यानी नर तथा मादा युग्मक, नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, नर युग्मकों को हम क्या कहते हैं, स्पर्म। और मादा युग्मकों को क्या कहते हैं हम, अंड यानी एग। तो स्पर्म और एग बनने की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। तो इसे हम अगर सिंपल से पूछा जाए युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो युग्मक जनन में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि नर तथा मादा युग्मकों की बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, मनुष्य में प्राथमिक लैंगिक अंगों, प्राथमिक लैंगिक अंग सबको पता है कि जो मनुष्य के प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है, नर में तो है वीर्यस्थान यानी टेस्टिस। ठीक। और वो क्या बनाते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म। और मादा में क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो मादा में क्या है, अंड यानी अंडाशय, ये अंडाशय द्वारा अंड यानी यूट्रस द्वारा जो एग का बनता है, बनना द्वारा युग्मकों की बनने की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि मनुष्यों में प्राथमिक लैंगिक अंगों द्वारा युग्मकों की बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। क्लियर। चलिए तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जो नर युग्मक है, नर युग्मक यानी स्पर्म यानी शुक्राणु, तो उसकी बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। यानी शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, विषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं यानी शुक्राणुजन, ये जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करना। यानी स्पर्मेटोगोनिया द्वारा स्पर्म उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, नर में शुक्र जनन कहलाता है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया किसमें होगी, नर में होगी यानी मेल में होगी। तो इसे किस प्रकार से समझेंगे शुक्र जनन की प्रक्रिया को, यानी शुक्र यानी शुक्राणु, जनन यानी जनन होना यानी उनकी बनने की प्रक्रिया। ठीक है। तो हम कह सकते हैं शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। या स्पर्म के जो, स्पर्म का जो डेवलप होना या स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है। तो इसे, इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे हम, विषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं यानी शुक्राणुजन, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, इनके इन स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा या शुक्रजन के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो सीधे शब्दों में बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स या शुक्र जनन मीन्स कि शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया। और शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं, वीर्यस्थल में यानी टेस्टिस में। क्लियर। अब देखते हैं शुक्राणु कैसे बनते हैं। तो देखिए, शुक्रजनक नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होती है हमारी शुक्रजनक नलिकाओं की जो भीतरी भित्ति होती है, यानी शुक्रजनक नलिका, मैंने पहले भी इस टॉपिक को बता चुका हूं आपको। ठीक है ना। इसी चैप्टर में जो पहला हमारा टॉपिक था यही था। तो उसमें जब हमने क्या पढ़ा था, जब हम टेस्टिस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये आपको बता रखा है। तो वही शुक्रजनक नलिका जो है, यानी शुक्रजनक नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की जो भीतरी भित्ति होती है, उस टाइम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की जो भीतरी भित्ति होती है, ठीक है ना, यानी जो उसकी क्या थी, इनर वॉल होती है, उसमें उपस्थित शुक्राणुजन यानी जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं, शुक्रजन नलिकाओं की भीतरी भित्ति पे होते हैं। ठीक है। तो उन स्पर्मेटोगोनिया द्वारा क्या होता है, उन स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, जब समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है। बात समझ में आई। इस टॉपिक को इस सीधे शब्द में समझे। जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है हमारी, यानी सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होती है, उसकी जो इनर वॉल होती है यानी भीतरी भित्ति जो होती है, उसमें जो उपस्थित क्या होते हैं, आपकी स्पर्मेटोगोनिया या शुक्रजन जो होते हैं या शुक्राणुजन जो होते हैं, वो समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है सबसे पहले। क्योंकि हम ये भी जान रहे हैं कि कैसे शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। कैसे शुक्राणु का निर्माण हो रहा है।
जिस प्रोसेस को हम शुक्राणु जनन कह रहे हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, शुक्र नलिकाओं की भीतरी भित्ति में क्या होते हैं, उपस्थित जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती है, संख्या में वृद्धि होगी। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो द्विगुणित होता है, यानी डिप्लॉइड होता है, यानी जिसे हम 2n भी कहते हैं। समझ रहे हो, इसे हम 2n से भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो जो शुक्राणु जन होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। जो शुक्राणु जन होते हैं या जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि शुक्राणु जन हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, 2n, यानी द्विगुणित होते हैं, जिसे हम डिप्लॉइड भी कहते हैं और 2n भी इसे दर्शाते हैं। और इसमें कितने होते हैं, अगर 2n है तो 46, यानी कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो प्राथमिक शुक्राणु होगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं को कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या होती हैं, पहले ये समझिए। देखो, जिन शुक्राणुओं में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, समझ रहे हो बात को, कि जिन शुक्राणु जनों में यानी स्पर्मेटोगोनिया में, जिन स्पर्मेटोगोनिया में टाइम टू टाइम क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले क्या होगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या होगी, जिनमें क्या होगा, जिन शुक्राणु यानी जिन स्पर्मेटोगोनिया में टाइम टू टाइम क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो क्या कहलाएंगे आपकी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहलाएंगी। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं क्या होगी फिर, देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होती हैं। अब देखिए, ये तो क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर होगा ना, ये वाले समझ गए ना। अब देखिए, एक प्राथमिक शुक्राणु यानी ये वाला, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, आप सबको पता है, जब हमने 11th में हमने क्या पढ़ा होगा, मियोसिस की प्रोसेस को देखा होगा, तो मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड या द्वितीय। तो एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या होती है, जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो उसके पूरे करते समय ही क्या हो जाती है, 2 समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, अभी ये चल नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या होती है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते समय 2 क्या करती है, अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम क्या करें, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। मतलब जब ये वाली प्रोसेस हुई थी, जो हमने कहा था ना, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं जब क्या कर किसे कह रहे हैं, कि जिन शुक्राणु यानी जिन स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसे हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। और ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करने के बाद ही क्या कर लेती है, अगुणित कोशिकाओं की क्या करते हैं, रचना करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक कोशिकाएं कहते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में कितने हो जाते हैं, 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, द्विगुणित होता है, और उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, हमने यहाँ पे देखा था। लेकिन अब जब जैसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं वाली जब अभी प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, तो प्रथम प्रोसेस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जैसे अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा तो उसके बाद द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होगा, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाती है, ये क्या करेंगी, अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, और अगुणित में यानी 23, ठीक, अगुणित यानी हैप्लॉइड, ठीक है ना। तो कितनी, 23 गुणसूत्र होते हैं, किसमें, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में। अब आगे की प्रोसेस कैसे होती है, देखिए, फिर ये तो अर्धसूत्री प्रथम हुआ, जिसमें गुणसूत्र कितने रह गए थे, 23। अब देखिए, दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रस यानी स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं, और यही शुक्राणु प्रस रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं। तो बात समझ में आई, क्या हुआ, द्वितीयक शुक्राणु ही क्या करते हैं फिर, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं पहले तो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है इनमें, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करने के बाद ही क्या करती हो, अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिनमें क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र बनते हैं। फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जैसे दूसरा शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसु यानी स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं, और यही स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर क्या करती है, शुक्राणु बनाते हैं, यानी स्पर्मेटिड्स जो क्या होंगे, या शुक्राणु प्रसु जो होंगे, उस शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्या बताया हमने कैसे कैसे, सबसे पहले क्या हुआ,
जब अपना शुक्राणु जनन की जब प्रक्रिया हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, इसमें द्विगुणित होता है। और स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होता है, स्पर्मेटोगोनिया आपका कहाँ पे होता है, शुक्राणु जन नलिका की भीतरी भित्ति में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होती हैं, जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, यहाँ पे आपको दिखाया मैंने अभी, जो ये क्या होती है, सबसे पहले क्या हुआ, शुक्र जनन नलिकाओं यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है उसकी भीतरी भित्ति में क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। अभी स्पर्मेटोगोनिया में क्या करेंगे, जो ये स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। फिर यही क्या करेगा, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनाएगा। तो प्राथमिक शुक्राणु जब बनाएगा तो इसमें क्या होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, इन स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनाएगा। ठीक, फिर उसके बाद द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होगा। द्वितीयक शुक्राणु जो कोशिकाओं का निर्माण होगा तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू होगा, यानी मियोसिस फेस फर्स्ट में क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, आपके जो ये स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या हो जाएगा, पहले क्या था, डिप्लॉइड था, अब हैप्लॉइड हो जाएगा, यानी अगुणित हो जाएगा और 23 गुणसूत्र बनाएंगे। ठीक, फिर इसी में मेयोसिस सेकेंड का फेज शुरू होगा, जिसमें दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाएगा, शुक्राणु कोशिकाएं जो कि 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रस्थ पैदा करते हैं। शुक्राणु प्रस्थ यानी स्पर्मेटिड्स पैदा करेंगे और यही स्पर्मेटिड्स शुक्राणु का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसमें, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं। अब जैसे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो जाएगी खत्म, यानी शुक्राणु बन जाएंगे, तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे, शुक्राणु शीर्ष यानी शीर्ष सटोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाएंगे। नहीं, आप जब हमने पिछले उसमें पढ़ा होगा, शीर्ष सटोली कोशिकाएं पढ़ी थी हमने, सटोली कोशिकाएं ये सब पढ़े थे ना, जब हमने टेस्टिस की पार्ट्स की बात की थी, तो उन्हीं शीर्ष सटोली कोशिकाओं में क्या हो जाएंगी, अंतः स्थापित हो जाएंगे आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, एक शुक्राणु का, एक मैंने छोटा सा ऐसे ही डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया है। तो जो ये शुक्राणु होता है ये 3 खंडों में विभक्त होता है। ये होता है इसका अग्रखंड, यानी ये क्या हो जाएगा, अग्रखंड, ये हो जाएगा इसका मध्यखंड, और ये क्या हो जाएगा इसका पश्चखंड, यानी हेड, टेल और मिड, यानी 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। एक शुक्राणु की जो रचना होती है 3 भागों से मिलकर होती है, अग्रपिंड, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग को हम अग्रपिंडक भी कहते हैं, इसको ये वाला भाग हमारा क्या टेल कहलाता है, यानी पूंछ कहलाता है। तो जो इसका सबसे शीर्ष वाला भाग है, इसमें जीव द्रव्य कला उपस्थित होती है जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई रहती है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। फिर इसका ये वाला जो पार्ट होता है, इसे एक ग्रीवा वाला पार्ट होता है इसका। ठीक, और यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, यहाँ पे जो इस पूंछ को क्या करती है, गति प्रदान करती है और ऊर्जा उत्पन्न करवाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसका काम क्या है, एनर्जी को जनरेट करना, यानी एनर्जी को जनरेट करना। तो एनर्जी को जनरेट करके क्या करेगा, इस स्पर्म को क्या करेगा, गतिशीलता प्रदान करेगा। बात समझ रहे हो। अब थोड़ा सा इसे डीप में पढ़ लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आ जाता है आपका अग्रपिंडक, यानी जिसे हम एक्रोसोम भी कहते हैं। यह उन एंजाइमों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। तो जो आपका एक्रोसोम होता है, यानी जो आपका ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये अग्रपिंडक का अगर आप देख रहे होंगे, तो इसका काम क्या है, इसका काम है, ये एंजाइमों से भरा हुआ है। यहाँ पे ये क्या हो, एंजाइमों से भरा होता है, जिनका काम काम क्या होता है, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। यानी ये क्या करेगा, ये माना ये अंडाणु है तो ये इसमें, इसके निषेचन यानी फर्टिलाइज होने में मदद करेगा, इस प्रकार से इसके अंदर। ठीक है, इनमें फ्यूजन करने में मदद करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ये अग्रपिंडक। ठीक है, किसकी मदद से करता है, एंजाइम की मदद से करता है। ठीक है, तो एक्रोसोम यह उन एंजाइमों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। कौन सा वाला पार्ट, एक्रोसोम। उसके बाद हमने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पुच्छ को गति प्रदान करते हैं, यानी टेल, जो उसकी टेल होते हैं, यानी जो उसकी पूंछ होती है, उसको गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करवाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। समझ रहे हो, जब यानी मैथुन क्रिया यानी सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान, यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोसेस में क्या होगा, पुरुष क्या करता है, 20 से लेके 30 करोड़ शुक्राणु क्या होते हैं, स्खलित करते हैं। अब बताइए कितना करते हैं एक टाइम में, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु। जो सामान्यता उर्वरता लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से आकार में और आकृति में समान होनी चाहिए। अब देखिए, मैथुन क्रिया में
मतलब एक फर्टिलाइजेशन के लिए बता रहा है ये चीज़ें सब, ठीक है? तो मैथुन क्रिया में क्या होता है, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है और उस 20 से 30 करोड़ में भी 60% शुक्राणु कैसे होने चाहिए? निश्चित रूप से आकार और आकृति में समान होनी चाहिए। उसमें भी 40 से कम, ठीक है, सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदान करते हैं, ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे 60% निश्चित रूप से आकार और आकृति में समान होनी चाहिए। इनमें से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदान करते हैं, ठीक? तो 40% क्या करते हैं? जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदान करते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पुरुष हो, तो उस पुरुष में जब संभोग के दौरान, यानी मैथुन के दौरान या सेक्सुअल जो प्रोसेस होती है आपकी, उसके दौरान वो 20 से लेके 30 करोड़ क्या करता है? शुक्राणु स्खलित करता है, जिसे हम वीर्य भी कह रहे हैं, ठीक है? उस वीर्य के साथ, ठीक है? वीर्य वीर्य में शुक्राणु होते हैं। हम शुक्राणु, वीर्य को ही शुक्राणु नहीं समझ सकते, बल्कि वीर्य क्या करता है? अपने साथ शुक्राणुओं को लाता है, ठीक है? तो जब एक प्रोसेस होती है तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु क्या होते हैं? स्खलित होता है। और उसमें कह रहे हैं कि 60% शुक्राणु क्या होते हैं? आकार और आकृति में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक? और उसमें से भी 40% से भी कम सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गति से प्रदर्शन करते हैं। यानी जनन क्षमता के लिए क्या होने चाहिए? वही जनन क्षमता के लिए हो सकते हैं जो आकृति और आकार में समान हो, लेकिन उनमें भी क्या हो? जो क्या करे? तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हो, वही वही शुक्राणु क्या करते हैं? फर्टिलाइज होते हैं एग के साथ। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्या कर रहे हैं? शुक्राणुओं की परिपक्वता व गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पृष्ठ ग्रंथियों का श्रावण भी आवश्यक है। यानी शुक्राणुओं की परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी के लिए, स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए या उसकी गतिशीलता के लिए, मोशन के लिए आपके अधिवृषण यानी एपिडायमिक्स जो हमने पढ़ा था, शुक्रवाहक यानी जो भी आपके सेमिनिवेरस या जो भी ये बात शुक्राशय वगैरह था आपका, या प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो थी, पुरस्थ ग्रंथियां मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती है, इनसे इनका स्राव भी क्या है? बहुत आवश्यक है। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ा होगा ना आपने, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का हो गया, ठीक है, वास डिफरेंशिया का हो गया, या फिर जितनी भी ये सब चीजें, ये शुक्राणु की परिपक्वता के लिए इनसे भी स्राव होना बहुत आवश्यक होता है। बात समझ में आई? शुक्राणु के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य बनाते हैं। अब देखिए, शुक्राणु के साथ साथ यानी जो हमारे स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो प्लाज्मा में मिलकर, यानी स्पर्म और प्लाज्मा में मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं, जिसे हम वीर्य कहते हैं। वो वीर्य ही शुक्राणु नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जो वीर्य निकल रहा है वही क्या है? शुक्राणु। नहीं, वो स्पर्म नहीं है। वो क्या होता है? वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स या आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकलने वाला एक लिक्विड सब्सटेंस है, जिसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि शुक्राणु के साथ साथ किसका? प्लाज्मा भी क्या होती है? उसका स्राव होता है, और ये शुक्राणु और प्लाज्मा, ये दोनों शुक्राणु और प्लाज्मा मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? चलिए लास्ट है इसमें, वृषण की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन बनाए रखते हैं। अब देखिए, जितने भी पुरुष की सहायक नलिकाएं होती हैं, ठीक है ना, और ग्रंथियां के कार्य को कौन बनाए रखता है? जो पुरुष का जो हार्मोन्स होता है, एंड्रोजेंस जो हार्मोन्स है, इस एंड्रोजेंस हार्मोन के द्वारा ही क्या होते हैं? पुरुष की जो सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां हैं, वो सब सही प्रकार से कार्य कर पाती हैं। यानी पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों को कार्य करने में जो मदद करता है, वो मुख्यतः कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजेंस हार्मोन्स होता है। कौन सा होता है? एंड्रोजेंस हार्मोन। अभी एंड्रोजेंस हार्मोन के बारे में आप पढ़ोगे, तो जो जैसे टेस्टोस्टेरोन, उनका स्राव भी इसी इन्हीं की मदद से हो रहा है, जो टेस्टिस से स्राव हो रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब अंत में बारी आती है जो स्पर्म बन चुका है, उस स्पर्म का विरेचन। देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में नहीं है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म तो बन गए हैं। स्पर्म तो आपके कहाँ पे बन गए थे? स्पर्म आपके यहीं पे बन के तैयार हो गए थे, जब क्या हुआ था? जो स्पर्मेटिड्स बने थे, यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से जो क्या होते, ये स्पर्म जो बना था, ये कब बन गया? जब क्या हुआ आपका? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं ने क्या किया था? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और सेकंड अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बना था? स्पर्मेटिड्स बने थे, और इन स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बने थे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस तो वहीं पे खत्म हो गई थी। लेकिन हम पूरी प्रोसेस को यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से स्पर्म तैयार होता है और वो वीर्य की फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर उसका स्राव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वीर्य सेचन की, यानी स्पर्मेशन की। शुक्राणु जन के पश्चात
शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित होने के बाद, जो हमने पहले ही बात की थी, जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्राणु जनक नलिकाओं से मोचित होती हैं, उस क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे ही सटोली सेल्स के ऊपर जब स्पर्म चले जाते हैं, स्पर्मेटिड्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म कहाँ कहाँ पे अंतः स्थापित हो जाते हैं, आपकी जो सर्टोली सेल्स होती है वहाँ पे चले जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो वीर्य सेचन होते हैं सर्टोली सेल्स से होते हैं, ठीक है ना। तो सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्राव होने के बाद अब जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिका से यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के द्वारा मोचित होते हैं, उस प्रोसेस को हम वीर्य सेचन कहते हैं। बात समझ में आ रही? यानी वीर्य का निकलना ही क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा निकल रहा हो, क्योंकि पहले उस सर्टोली कोशिकाओं में होता है और वहां से वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के द्वारा, ठीक है, शुक्राणु शुक्राणु जनक नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के द्वारा मोचित होती हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? वीर्य सेचन कहते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किशोर अवस्था यौनारंभ से प्रारंभ होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, शुक्राणु जनक की प्रक्रिया यानी जो शुक्राणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी स्पर्म की जो बनने की प्रक्रिया होती है, वो कब होती है? वो किशोर अवस्था में होती है। किसमें? ध्यान रहे, ये सिर्फ मेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यानी पुरुषों में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किशोर अवस्था में। अगर ये फीमेल में देखा जाए या मादा में देखा जाए, तो उसमें क्या होती है? उनमें अंड जनन यानी उनमें अंड जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। oogenesis हम जिसे कहते हैं। और उनमें कब से होती है प्रोसेस? भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में अगर भ्रूण फीमेल है यानी मादा है, तो उसमें oogenesis की प्रोसेस तभी से शुरू हो जाती है। लेकिन पुरुषों के केस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होती है? किशोर अवस्था या जिसे हम यौनारंभ कहते हैं, प्रारंभ होता है। तब जाके गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के स्राव में काफी वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो तभी जाके शुक्रजनन की प्रक्रिया भी शुरू होती है। आपको बता दें, जो गोनेडोट्रोफिन है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन मतलब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में ये होता है। आ रही बात समझ में? ठीक। तो आगे हम देखते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह पीयूष ग्रंथि पर कार्य कर दो हार्मोन का संश्लेषण व श्रवण के उद्दीपित करता है, जो निम्न है। अब देखिए, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण, अब जब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमिक है, क्योंकि इसका स्राव हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। ये जब ग्लैंड्स वाली चैप्टर की बात होगी तब मैं आपको सिर्फ क्लियर बताऊंगा। तो गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन की स्तर में वृद्धि के कारण क्या होती है? पीयूष ग्रंथि पर कार्य कर दो हार्मोन का संश्लेषण और श्रावण को उद्दीपित करता है। अब जो इसके गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के स्तर में जब क्या होती है? जब इसकी लेवल में वृद्धि होती है, तो ये क्या क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, और वहां से दो हार्मोन जो मुख्यतः FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इन दो हार्मोन्स का क्या करती है? स्राव करती है। इन्हें भी हम डीप फिलहाल थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन इनका डीप स्टडी हम जो हमारा ग्लैंड्स वाला चैप्टर उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। LH यह लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। जो LH होता है यह कहाँ पे कार्य करता है? लीडिंग सेल्स पे। ध्यान रहे, कई बार पूछा जाता है LH का कार्य नर में यानी मेल में। यह लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजेंस के संश्लेषण व स्राव को उद्दीपित करता है। अभी हमने पढ़ा था कि एंड्रोजेंस जो हमारा शुक्राणु की बनने की प्रक्रिया में जो सबसे मुख्य रोल जिसका होता है, एंड्रोजेंस हार्मोन्स ही है, ठीक है ना। तो LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स क्या कर रहा है? यह लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजेंस के संश्लेषण और स्राव को उद्दीपित करता है, यानी उसे उद्दीपन करता है उसके अपने स्राव करने के लिए, ठीक है ना। तथा एंड्रोजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करता है। तथा एंड्रोजन क्या कर रहा है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, यानी स्पर्म को बनाने में ये मदद करता है एंड्रोजन हार्मोन्स। समझ गए LH का कार्य? LH क्या करे? एक हिसाब से उद्दीपन का कार्य करता है, किस पे? एंड्रोजेंस हार्मोन्स पे। नेक्स्ट है FSH, यह सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। ये किस पे कर रहा है? LH लीडिंग कोशिकाओं पे, और FSH सर्टोली सेल्स पे कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रावों को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात अगर हम कहें कि जो भाई वीर्य का जो क्या हो रहा है, स्पर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, स्पर्मेशन यानी वीर्य सेचन जो हो रहा है, वीर्य जो निकल रहा है, उसमें कौन मदद कर रहा है? FSH। कि वीर्य को स्खलित करने में कौन सा हार्मोन्स मदद करते हैं? तो FSH, ठीक। लेकिन इसमें ल्यूटियाज हार्मोन क्या कर रहा है? शुक्राणु की बनने की प्रक्रिया को
उद्दीपित करता है। बात समझ में आ गई? तो इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडजनन यानी oogenesis। ओके, धन्यवाद।